नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कुछ ऐसी धाराएं बताऊंगा जिन्हें आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे वह LLB का एग्जाम हो, चाहे वह BLLB एवं LLM या फिर सिविल जज ADPO का एग्जाम हो, चाहे वह प्री का एग्जाम हो, चाहे वह मेंस का एग्जाम हो। इन्हीं सेक्शनों को आपके पेपर में दोस्तों पूछा जाएगा। इसलिए यह वीडियो है जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन है और 3 भाग में इसे डिवाइड किया गया है। इसके 2 भाग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं और इसमें 11 अध्याय है। यह भाग 3 है। भाग 3 कहता है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। इसका अध्याय 7 है जो कहता है सबूत के भार के विषय में बात करता है। दोस्तों, धारा 101 सबूत का भार। धारा 101 को एग्जाम्पल के माध्यम से आसान तथा सरल भाषा में हम समझते हैं। जैसे दोस्तों, एक अमित नाम का एक लड़का है और न्यायालय के समक्ष कहता है कि मेरी सहेली की जो हत्या हुई है वह नम्रता नाम की लड़की ने की है। नम्रता नाम की लड़की कहती है मैंने हत्या नहीं की, तो सबूत का भार अमित के ऊपर होगा। वह सिद्ध करे कि नम्रता ने ही हत्या की है। धारा 102 सबूत का भार किस पर होता है? दोस्तों, धारा 101 और 102 काफ़ी महत्वपूर्ण धारा हैं। इन्हीं से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आती है धारा 103, 104, 105 और 106। दोस्तों, इन धाराओं को आपको एक बार बैर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेना है। इन धाराओं का आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मेंस में लिखने के लिए नहीं पूछी जाएंगी, प्री में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आती है धारा 112, काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है जिससे अक्सर दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। धारा 112 कहती है विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना वैधता का निश्चायक सबूत है। यानी कि किसी का विवाह हुआ है और 2 महीने बाद, विवाह के 2 महीने हुए और तुरंत एक लड़के का जन्म हुआ, तो यह माना जाएगा जो वह लड़का जन्म लिया है उस लड़के ने, वह उन दोनों की वैध यानी कि जायज औलाद है। न्यायालय में इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद आती है धारा 113B, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा करती है। धारा 113B को दोस्तों एक कहानी के माध्यम से सरल तथा सिंपल भाषा में याद करेंगे। जैसे किसी लड़का और लड़की की अभी नई नई शादी हुई है, तो लड़की अपने ससुराल जाती है, तो उसके ससुराल वाले उस लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। तो लड़की का पति कहता है अपने घर वालों से कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए। दोस्तों, तेरी से याद करेंगे तेरा यानी 113 और बीवी से याद करेंगे 113B। दोस्तों, इस प्रकार हम याद करेंगे धारा 113B को दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा करती है। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण धारा आती है 114A, बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा बताती है। फिर इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगला अध्याय आता है, अध्याय 8, विबंध के बारे में बात करता है। विबंध का अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज़ पर रोक लगाना। धारा 115 काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, आपसे पूछा जा सकता है विबंध क्या है। धारा 115 में विबंध के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी वस्तु पर रोक लगाना ही विबंध कहलाता है। इसके बाद धारा 117 और धारा 116 को आपको दोस्तों एक बार बैर एक्ट की लैंग्वेज देख लेना है, क्योंकि इन्हें लिखने के लिए कभी नहीं पूछा है। लिखने के लिए तो केवल धारा 115 ही पूछी जाएगी। इसके बाद अगला अध्याय आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 9, साक्षियों के विषय के बारे में। धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में दी गई संसूचनाएं, यानी कि
जब कोई पति पत्नी होते हैं, जब कोई पति आपराधिक कार्य करता है और अपनी पत्नी की सलाह लेता है तथा पत्नी से कहता है मैंने किसी की है और उसका यह सामान है, उसके गहने रुपए अपनी पत्नी को देता है, तो न्यायालय के समक्ष है पत्नी अपने पति के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। इसके बारे में धारा 122 में बताया गया है। इसमें दोस्तों एक केस भी था, बहुत ही चर्चित केस था, राम भरोसे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1954 का एक केस है। इस केस में पत्नी का पति होता है जो बगल वाले के घर में चोरी करता है, उसके रुपया गहने लेकर आता है चोरी के, वो अपनी पत्नी को देता है, तो पत्नी न्यायालय में उसके समक्ष गवाही नहीं दे सकती। इसके बारे में धारा 122 में बताया गया है। धारा 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य, धारा 123 में बताया गया है। धारा 124 शासकीय संसूचनाओं के बारे में बात करता है। धारा 126 वृत्तिक संसूचनाएं, यानी कि धारा 126 कहती है कि आप अगर वकील के समक्ष कोई जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो वह वकील कोर्ट में आपकी दी हुई जानकारी को गवाही के तौर पर नहीं दे सकता है। इसलिए कहा गया है दोस्तों, डॉक्टर और वकील से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर आप डॉक्टर से कोई बात छुपाते हो तो डॉक्टर आपको सही ट्रीटमेंट नहीं देगा। अगर वकील से कोई बात छुपाते हो तो वकील आपको सजा से मुक्त नहीं करवा सकता कभी ही। इसलिए कभी भी डॉक्टर और वकील से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। इसके बाद आती है दोस्तों धारा 133, काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, से अपराधी के विषय में बात करती है। वह व्यक्ति जो अपराधों के साथ मिलकर अपराध में साथ देता है, यानी कि कॉमन इंटेंशन शेयर करता है किसी अपराध को करने में। सो धारा 133 में से अपराधी के बारे में बताया गया है। इसके बाद धारा 134 साक्षियों की संख्या के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसके बाद आता है अगला अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में। धारा 136 कहती है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा, यानी कि न्यायालय ही किसी साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चित करेगा। धारा 136 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 137। धारा 137 में से दोस्तों इस बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जो बात करती है मुख्य परीक्षा के बारे में, यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। दोस्तों इस धारा 137 को याद करेंगे, ECR से हमें सहायता लेनी चाहिए, सहायता से याद करेंगे। 37 यानी कि 137, ई से याद होगा हमें एग्जामिनेशन इन चीफ, सी से याद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन और आर से याद होगा री एग्जामिनेशन। इसलिए ECR से हमें सहायता लेनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों धारा 137 को याद करेंगे। फिर इसके बाद अगली धारा आती है धारा 138 परीक्षाओं का क्रम। जो परीक्षा होती हैं उनका क्रम किस प्रकार का होना चाहिए? उनका क्रम होना चाहिए ECR का क्रम। ECR यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, यानी कि मुख्य परीक्षा, पिति परीक्षा और पुनः परीक्षा। फिर इसके बाद दोस्तों आती है धारा 141। धारा 141 कहती है सूचक प्रश्न, यानी कि लीडिंग क्वेश्चन के बारे में। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनमें सवाल में ही उत्तर छिपा होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं धारा 141 को। सवाल में ही उत्तर छिपा होगा। मैं नम्रता नाम की लड़की से पूछता हूँ, क्यों नम्रता तुम तो कुस्मा में रहती हो ना? नम्रता कहती है हाँ, क्योंकि सवाल में ही उत्तर छिपा था। क्यों तुम कल दिल्ली गई थी ना? इस प्रकार का उत्तर पूछना जो सवाल में ही उत्तर छिपे हो, वह कहलाते हैं दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन, यानी कि सूचक प्रश्न। धारा 142 लीडिंग क्वेश्चन को कब नहीं पूछा जा सकता है? धारा 143 लीडिंग क्वेश्चन को कब पूछा जा सकता है? इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धारा है धारा 145 पूर्वतन लेखबद्ध
कथनों के बारे में। विधि परीक्षा धारा 145, धारा 146 विधि परीक्षा में विधिपूर्ण कथन के बारे में बात करती है। धारा 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है। दोस्तों धारा 147 को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। AK-47 दिखाकर साक्षी को किसी उत्तर देने के लिए विवश किया जा सकता है। आपने किसी को AK-47 दिखाई और विवश हो गया, मजबूरी में उसे न्यायालय के समक्ष अपना ही साक्ष्य देना पड़ेगा जैसा आप कहोगे। इसके बारे में बात करती है धारा 147, यानी कि साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है। धारा 148 न्यायालय ही निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। धारा 151, 152, 153 भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण धारा है। धारा 151 कहती है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न न्यायालय के समक्ष नहीं पूछे जा सकते। धारा 152 अपमानित करने की आशय से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है न्यायालय में, उसके ऊपर रोक लगाता है धारा 152। धारा 153 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अवर्जन के बारे में धारा 153 बताती है। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है धारा 154, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायालय पक्षकार को उसके ही साक्षी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाज़त दे सकता है। धारा 154 कहती है। धारा 155 काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप के बारे में बात करती है। धारा 157 साक्षी के द्वारा पहले दिया गया कथन और बाद में दिया गया कथन साबित किए जा सकेंगे, यानी कि इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। धारा 157 इंसान को सदा सत्य पर अडिग रहना चाहिए। दोस्तों सत्य से याद करेंगे 57 यानी कि 157 सत्य पर अडिग रहना चाहिए। जो आपने पहले बोला था उसके बाद आप दोबारा पलट नहीं सकते। धारा 159 स्मृति ताजी करना। धारा 162 दस्तावेजों का पेश किया जाना। धारा 165 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि न्यायालय के पास दोस्तों पावर है, वह किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दे सकता है, उससे किसी भी प्रश्न के ऊपर उत्तर पूछ सकता है। पावर से याद करेंगे दोस्तों 65 यानी कि 165 न्यायालय के पास पावर है। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की अवधि होती है दोस्तों 65 बार। हम याद करेंगे दोस्तों 65 धारा 165 को। इसके बाद धारा 66 जूरी व असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति, यानी कि धारा 165 में दोस्तों जज किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दे सकता है और उससे प्रश्न करने की भी पूछ सकता है। धारा 166 कहती है कि छोटे छोटे जज भी 165 की तरह कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। दोस्तों धारा 165 को याद करेंगे बड़े बड़े भाइयों के छोटे छोटे भैया, बड़े बड़े भाइयों के छोटे छोटे भैया, यानी कि धारा 165 में बड़े न्यायालय के बारे में बताया गया है। धारा 166 में बताया गया है कि जो छोटे छोटे जज होते हैं वे भी प्रश्न पूछ सकते हैं किसी अपराधी से। और इसके बाद अगला अध्याय आता है अध्याय 11 धारा 167 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या आग्रह के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। धारा 167 कहती है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।